Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about one rank one pension scheme, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 2 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव. सबसे पहले समझते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम है क्या. देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत अगर कोई मिलिट्री पर्सनल, सबसे पहले तो समझिए कि ये स्कीम मिलिट्री पर्सनल्स के लिए है. तो अगर कोई भी मिलिट्री पर्सनल एक पर्टिकुलर रैंक से रिटायर होते हैं और उन्होंने सेम ईयर ऑफ सर्विस दी है अपनी सर्विस सरकार को, तो फिर उनकी पेंशन भी बराबर होनी चाहिए. सो अगर कोई मिलिट्री पर्सनल कर्नल पोस्ट से रिटायर होते हैं और अगर उन्होंने 6 साल की अपनी सर्विस इस पोस्ट पे दी है, और अगर कोई दूसरा इंसान भी अगर कर्नल पोस्ट पे रिटायर होता है और उसने 6 साल की सर्विस अगर इस पोस्ट को दी है, तो दोनों की फिर पेंशन बराबर होनी चाहिए. अभी आपको सुन के लगेगा कि सर ये तो ऑब्वियस ही बात है, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन ये बाकी सारे सर्विसेज में ऑब्वियस था, क्योंकि बाकी सारे सर्विसेज में रिटायरमेंट का एज बराबर होता है. राइट, सब लोग 60 साल की एज में रिटायर होते हैं, 62 में रिटायर होते हैं. लेकिन ये प्रिंसिपल आर्म्ड फोर्सेस के लिए फॉलो नहीं हो पा रहा था. रीज़न बीइंग उनकी रिटायरमेंट एजेस अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जांपल जो जवान लेवल पे होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो 35 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं. तो एक बात तो आपको पता होगी ना कि जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, चाहे तीनों ही सर्विसेज में, चाहे तीनों ही आर्म्ड फोर्सेज में, चाहे एयर फोर्स हो या आर्मी हो या नेवी हो, उसमें मेनली दो ही तरह के कैटेगरीज के सर्विसेज हैं, ऑफिसर कैटेगरी एंड देन अदर रैंक्स. राइट, तो जो जवान या अदर रैंक्स वाले कैटेगरी के लोग सर्विस होल्डर्स हैं, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 35. अब होता क्या है, मान लीजिए कि कोई एक इंसान, मान लीजिए कि सोल्जर कैटेगरी में उसकी बहाली हुई और वो प्रमोशन कर करके फिर ऑफिसर कैटेगरी में मान लीजिए चला भी गया, तो फिर वो उस ऑफिसर ग्रेड पे रिटायर होता है, लेकिन उसकी पेंशन जो है वो उन बाकी ऑफिसर्स के बराबर की नहीं हो पाती थी, भले वो इतनी ईयर की सर्विस दे भी दे जो डायरेक्टली ऑफिसर पोस्ट से अपॉइंट हुए थे. फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता रहा हूँ, एक इंसान लेफ्टिनेंट पोस्ट पे बहाल हुआ और वो कर्नल से रिटायर हुआ मान लीजिए, और उन्होंने 6 साल की सर्विसेज कर्नल पोस्ट पे दी. एक मान लीजिए कि सूबेदार पोस्ट पे या जवान पोस्ट पे बहाल हुआ, अगर कर्नल पोस्ट पे चला गया, उसने भी 6 साल की सर्विसेज प्रोवाइड की, तो भी इस वन रैंक वन पेंशन स्कीम के हिसाब से उन दोनों लोगों की पेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कर्नल पोस्ट से रिटायर हुए और बराबर ईयर की सर्विस दी. लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था. रीज़न बीइंग एक इंसान जवान पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था, दूसरा ऑफिसर पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था. तो ये सब कुछ एनोमलीज थे पहले, और इस कारण से बहुत बार डिमांड हुआ कि वन रैंक वन पेंशन लाना चाहिए. इसका मतलब ही है पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म पेंशन टू मिलिट्री पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट. और भी कई सारी समस्याएं थी. कुछ लोग 35 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग मान लीजिए कि 60 साल की एज में रिटायर हो रहे हैं, लेटर एज में रिटायर हो रहे हैं, और बीच में कई सारे पे कमीशन के रिवीजन आ जाते हैं. तो आप मान लीजिए आप कर्नल पोस्ट से रिटायर हुए 2010 में, और कोई इंसान उसी कर्नल पोस्ट से रिटायर हुआ 2020 में, बीच में एक पे कमीशन आ गया, तो जो 20 में रिटायर हो रहा है उसको तो पे कमीशन का फ़ायदा हो गया ना. तो और पेंशन कैसे डिसाइड होती है, जो भी आपकी सैलरी है, नेशनल पेंशन स्कीम आने से पहले तक, 2009 से पहले तक के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैसे पेंशन डिसाइड होती है, तो जो सैलरी उसका, जो लास्ट विड्रॉन सैलरी उसका हाफ अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे मिलता है. तो जो इंसान मान लीजिए कि 2005 में रिटायर हुआ, वो उसकी उस टाइम की लास्ट विड्रॉन सैलरी का हाफ अमाउंट उसको पेंशन के तौर पे मिलेगा. जो मान लीजिए 2015 में या 20 में रिटायर हुआ, उसके उस टाइम के लास्ट पेंशन अमाउंट का सैलरी उनको लास्ट विड्रॉन सैलरी का हाफ अमाउंट उनको पेंशन के तौर पे मिलेगा. बीच में पे कमीशन आ जाने से काफ़ी अंतर आ जाता था. राइट,
अभी आप जब रिटायर हुए, कर्नल पोस्ट से रिटायर हुए 2005 में, आपने 10 साल कर्नल पोस्ट पे सर्विस दी और आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी थी मान लीजिए 1.5 लाख रुपए, तो आपको 75,000 रुपये आपको मिलेंगे पेंशन के तौर पे। जबकि जो इंसान मान लीजिए बीच में पे कमीशन आ गया और रिटायर हुआ कर्नल पोस्ट से और 2 लाख रुपए सैलरी है, तो उसकी पेंशन तो 1 लाख हो गई ना। तो रिटायरमेंट के बाद इस तरह के कई सारे एनोमलीज थे कि भाई एक ही पोस्ट, एक ही सर्विस की है, दो लोग एक ही पोस्ट से रिटायर हुए हैं बट सर्विस पेंशन में अंतर था। उसको ठीक करने के लिए फिर लाई भारत सरकार 2015 में वन रैंक वन पेंशन स्कीम। लेकिन ये वन रैंक वन पेंशन स्कीम लाने के बावजूद भी कुछ ऐसे एक्स सर्विसमैन थे जो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। इस इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के अंतर्गत इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम है ये आर्बिट्ररी है। इसमें अगर कोई इंसान ऑफिसर पोस्ट पे अपॉइंट होता है और फिर वो रिटायर होता है तो उसकी पेंशन की बराबरी नहीं की जानी चाहिए विथ अ पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन लोअर क्लास, और फिर वो उस पोस्ट पे प्रमोशन हो करके पहुंच जाए। इस तरह के कुछ कुछ अलग अलग डिमांड्स थे। सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस वन रैंक वन पेंशन स्कीम कि इसमें अभी भी कुछ एनोमलीज हैं, लेकिन इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। अभी हाल फिलहाल में ये वन रैंक वन पेंशन स्कीम जो काफ़ी पुराना स्कीम है, तो लगभग 7 साल पुराना स्कीम हो गया है, ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में दोबारा इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भी तरीके से वन रैंक वन पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है और इस पर कोई भी क्वेश्चन रेज करने का मतलब नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड ऑल द पिटीशंस फाइल्ड बाई इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट वन रैंक वन पेंशन स्कीम। मुझे लगता है वन रैंक वन पेंशन स्कीम अब दोबारा न्यूज़ में आया है, तो इससे पीटी में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम किस डिपार्टमेंट से या किस सर्विसेज से रिलेटेड है। आपको एग्जांपल पे दे सकता है आईएएस या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर उसमें दे देगा आर्म्ड सर्विसेज या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। The next article is about oil procurement from Russia, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations। तो देखिए, आपको तो पता है कि रसिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन पे और इस इन्वेजन के कारण कई सारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और यूएस ने अलग अलग तरह के ट्रेड सैंक्शंस लगाए हैं रसिया के ऊपर। कुछ दिनों पहले मैं आपको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बारे में भी बता रहा था। इट इज़ एन मैसेजिंग सिस्टम यूज इन इंटरनेशनल पेमेंट, ये मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ। तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी बैन कर दिया गया है रसिया के लिए। रसिया के ऊपर अलग अलग तरह के ट्रेड सैंक्शंस लगाए गए हैं और इस कारण से रसिया के कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रेड वो काफ़ी हद तक लिमिट हो गई है। और ऐसे टाइम में रसिया मजबूर हो गया है अपने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस को दुनिया के अलग अलग देशों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए। और रसिया इज़ नाउ ऑफरिंग ए सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। रसिया ऑयल और नेचुरल गैस का मेजर सप्लायर है। अब वो ऑयल और नेचुरल गैस काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे पूरे दुनिया भर को ऑफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यू सी रसियन ऑयल सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ $33 टू ब्रेंट। तो ब्रेंट एक दूसरा इंटरनेशनल मार्केट है फॉर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो ब्रेंट की तुलना में $33 का ये छूट दे रहा है, तो चीपर क्रूड ऑयल। अब दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एक ये ऑप्शन भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और सस्ते दामों पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदा जाए। तो चाइना तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा उठा रहा है, लेकिन इंडिया अभी भी डायलेमा में था कि हम ये खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि इंडिया वांट टू ट्रेड ए मिडिल पाथ बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड रसिया। हम पूरी तरह से प्रो रसिया होना नहीं चाहते, लेकिन अब जाकर के लगभग इंडिया ने अपना मन बना लिया है कि इट विल ऑल्सो बी बाइंग crude oil and natural gas from Russia at a cheaper rate provided at this concessional rate। और यही है ये न्यूज़ कि इंडिया हैज़ नाउ डिसाइडेड टू बाई क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम रसिया एट कंसेशनल रेट। लेकिन इसमें जो हम लोग ये रेट खरीदेंगे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसमें जो प्राइस फिक्स होगी दैट वॉन्ट बी इन डॉलर, इट विल बी इन चाइनीज़ युआन। It will be Chinese yuan that will be used as a reference currency to facilitate oil trade between India and Russia। तो सवाल ये उठता है कि क्यों युआन, वाई नॉट यूएस डॉलर? क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर ट्रेड आज भी यूएस डॉलर में होते हैं। अगर इस आर्टिकल की माने तो 90% से भी ज़्यादा जो पेमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, खासकर
ऑयल एंड नेचुरल गैस का, दैट इज़ डन इन डॉलर्स। और इंडिया आज तक ज़्यादातर जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस जो खरीदता था और डॉलर में खरीदता था, तो इस बार हम क्यों चाइनीज़ युआन में रेफरेंस करेंसी की तरह चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर ट्रेड ऑयल एंड नेचुरल गैस का डॉलर में होता है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डॉलर में कैरी की गई, रसिया से हमने सामान खरीदा ऑयल एंड नेचुरल गैस और डॉलर में अगर पेमेंट करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि उस पेमेंट को यूएस गवर्नमेंट सैंक्शन कर दे, ब्लॉक कर दे, उसके अगेंस्ट सैंक्शन लगा दे, उसको ब्लॉक कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर में ट्रांजैक्शन कैरी करने के लिए यू नीड अप्रूवल फ्रॉम मैनी बैंक्स लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डॉलर में ट्रांजैक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं यूएस का रोल आ जाता है। और यूएस की इसी कारण से अगर आप पूछें कि पूरे दुनिया भर में यूएस का इतना ज़्यादा डोमिनेंस या हेजेमनी क्यों है, तो उसका एक मुख्य कारण है कि जो उसकी करेंसी है दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ए ग्लोबल करेंसी। इट हैज़ एक्सेप्टेड अ पोजीशन एट पार विथ गोल्ड। जैसे पहले गोल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड होता था, आजकल डॉलर स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो डॉलर का काफ़ी ज़्यादा, डॉलर एज इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल करेंसी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाता है यूएस। और इसी को ब्रेक करने के लिए दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो चाह रहे हैं कि पैरेलल करेंसीज का भी सिस्टम स्टार्ट किया जाए इन इंटरनेशनल ट्रेड। और उसी का आप समझ सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है ये, जिसमें हम लोग इस बार जो ट्रेड करेंगे रसिया के साथ, उसमें वी विल बी फिक्सिंग द रेट एट चाइनीज़ युआन यूजिंग इट एज ए रेफरेंस करेंसी टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ risk that may come from US or its government by putting sanction on this particular trade. So to avoid the risk, many countries have been looking alternative. भी देखिए, ये तो एक अलग बात हो गई कि हम जो भी ऑयल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं उसमें चाइनीज़ युआन विल बी यूज्ड एज ए रेफरेंस करेंसी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि शुड इंडिया बी इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रसिया, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। अभी इसके अलग अलग आर्टिकल्स आने वाले टाइम में आएंगे, हम लोग उसको कवर भी करेंगे अलग अलग आर्टिकल्स को, क्योंकि एक मेजर इशू है। क्योंकि हम अगर तेल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं, चूँकि हम लोग 80% तक की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है ऑयल और नेचुरल गैस की। और जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और नेचुरल गैस की शॉर्टेज हुई है, प्राइस ऊपर गया है, हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन के रूप में वो इम्पैक्ट देखना शुरू हो चुका है। वी सॉ कि लास्ट 2 महीने में हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन था दैट वाज बियॉन्ड 6% विच इज़ आवर सीलिंग लिमिट। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद तो करेगा ही। हमारी ऑयल और नेचुरल गैस को हम अगर रसिया से खरीदेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व को भी कुछ हद तक बचाएगा ही बचाएगा। बीओपी पेमेंट में भी हमारी मदद करेगा। लेकिन इसमें बहुत चैलेंजेस भी हो सकते हैं। शुड इंडिया इंपोर्ट? ऑफ कोर्स देयर विल बी सम क्रिटिक्स हु विल से नो। मैं ये तो खाली ब्रीफ में भी डिस्कस कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में इस पर डिटेल में आर्टिकल्स मैं कवर करूँगा। वो ये कहेंगे कि भाई अगर हम रसिया से सस्ते दामों पे ऑयल नेचुरल गैस खरीदने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे ऊपर भी ट्रेड सैंक्शंस लगा दें यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि येस वी शुड गो फॉर दिस ट्रेड। क्यों? क्योंकि इससे तो इकोनॉमिक मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद तो मिलेगा ही मिलेगा, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। देखिए, इंडिया कोई अब छोटा मोटा देश नहीं है। इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया को अपना स्टैंड, अपना वेट पुट करना चाहिए और उनको वेस्ट कंट्रीज़ को, खासकर यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन और यूएस को एक मैसेज देना चाहिए कि इंडिया इज़ ऑटोनोमस इन foreign policy making and it will not be guided by any external pressure and we are guided by our national interest। और हमारा national interest इस केस में कहता है कि we should import crude oil natural gas from Russia and that's why we are doing it। So this is how we can assert our autonomy in international forums कि we are not guided by the mandate of the foreign countries। बहुत साल तक हम लोग काटसा लॉ के डर से आप कह सकते हैं कि हम लोग S-400 ट्राइफ मिसाइल प्रोक्योर करें या ना करें रसिया से सोच रहे थे। बट इंडिया को अगर अपने आप को एक इंटरनेशनल ऑटोनोमस प्लेयर की तरह पुट करना है तो इंडिया को कुछ इस तरीके के बोल्ड स्टैंड्स लेने होंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशंस। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि इंडिया ने हाल फिलहाल में कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया इज बिल्डिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एंड लाइब्रेरी इन नेपाल। सो दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। तो इस आर्टिकल की मदद से मैं पूरा का पूरा इंडिया नेपाल रिलेशंस के हिस्टोरिकल डायमेंशंस के साथ डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की बात की जाए तो हिस्टोरिकल वी हैव बिन शेयरिंग वेरी गुड टाइज। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 3 साल बाद ही वी साइंड इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950। और
इंडिया और नेपाल को नेचुरल अलाइज कहा जाता है एक दूसरे का। दोनों देश एक दूसरे को नेचुरल अलाइज कहते रहे। नेचुरल अलाइज वो होते हैं जिनका कल्चरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंक में हो। तो कल्चरल सिस्टम की बात की जाए तो हिंदू रिलीजन इज मेजर रिलीजन इन बोथ कंट्रीज। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया का रिलीजन हिंदू है, वी आर ऑफ कोर्स अ सेक्युलर नेशन, बट मेजॉरिटी 80% पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुइज्म। इन दैट सेंस देयर इज अ कल्चरल टाइज, वी हैव ए कॉमन वैल्यूज, रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल में ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी काफ़ी लेट आई, येस, येट बोथ कंट्रीज हैव रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। पीपल टू पीपल टाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता होगा कि नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर जो है ओपन बॉर्डर है, वी कैन ईजिली मूव टू एंड फ्रो। सो दिस इज़ हाउ पीपल टू पीपल टाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसी कारण से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को ट्रेडिशनली एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है रोटी बेटी का संबंध। रोटी बेटी से मतलब है, रोटी से मतलब है कि लोग लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कई सारे लोग नेपाल से इंडिया आते हैं, कुछ इंडिया से नेपाल भी जाते हैं। बेटी का संबंध मतलब क्रॉस कंट्री मैरिजेज भी बहुत होते हैं। तो ट्रेडिशनली इंडिया नेपाल रिलेशन हैज़ बिन वेरी स्ट्रॉन्ग, डिफाइंड बाय दिस फिनोमिना, रोटी बेटी का संबंध। लेकिन 2015 के बाद से देयर हैज़ बिन अ मेजर शिफ्ट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस ख़राब हुए हैं। तो क्या हुआ है 2015 में वो समझना चाहिए हमें, और उसको समझने के लिए हमें नेपाल की थोड़ी डेमोग्राफी समझनी चाहिए, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ का कल्चर किस तरह का हमें समझना चाहिए। तो अगर आप देखिए नेपाल को, तो ये है नेपाल की ज्योग्राफी। एकदम अपर में हिली एरियाज़ हैं, हिमालय के एरियाज़, वहाँ पे लगभग जीरो पॉपुलेशन है, स्कैंट पॉपुलेशन है। फिर बीच में जो एरियाज़ हैं पहाड़ी एरिया, जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं, और फिर नीचे है तराई एरिया, प्लेन एरिया। तो तराई एरिया में जो लोग रहते हैं या प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं मधेसीस, जबकि पहाड़ी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको पहाड़ी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए तो मधेसीस जो तराई एरिया में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन है ज़्यादा एज कम्पेयर टू पहाड़ी जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं। लेकिन पहाड़ी लोग डोमिनेंट हैं, मतलब वो थोड़े से आप समझिए प्रोएक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में भी उनका कमांड ज़्यादा है। सो पहाड़ीज हैव बिन मोर डोमिनेंट कम्युनिटी इन नेपाल, जबकि तराई एरिया में रहने वाले लोग जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी वो लोग उतना डोमिनेंट है, थोड़ा सा पैसिव कल्चर है। अगर मधेसीस की बात की जाए, ये जो मधेसी जो तराई एरिया में रहते हैं, मधेसीस लिविंग इन तराई रीजन, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिनोमिनिटी विथ पीपल लिविंग इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं जो क्रॉस कंट्री मैरिजेज हो रहे हैं, या यहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो इंटरमिक्सिंग होती है वो तराई लोगों के साथ ज़्यादा होती है। तराई इन लोगों को, जिनको हम लोग मधेसीस कहते हैं, उनसे ज़्यादा होती है। पहाड़ी लोग ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, और यही कारण है बिकॉज ऑफ वेरी मच कल्चरल सिमिलैरिटी ऑफ इंडिया विथ मधेसीस। इंडिया जो है वो मधेसी लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। क्योंकि यूपी और बिहार के लोग, खासकर जो बॉर्डर रीजन के लोग हैं, दे केयर अबाउट द मधेसी लिविंग इन नेपाल, और यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोकसभा में यहाँ की सीटें भी ज़्यादा हैं। आप समझिए इंटरनल पॉलिटिक्स। तो कैसे कभी कभार इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम इट गाइड्स और डायरेक्ट्स फॉरेन पॉलिसीज़, वो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। जिस तरह से आपको श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन में देखने को मिलता है कि तमिल पॉलिटिक्स गाइड्स इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, यहाँ पे आपको दिखेगा मधेसीज पॉलिटिक्स गाइड्स इंडियाज़ रिलेशन विथ नेपाल। तो मधेसी लोगों के इंटरेस्ट का थोड़ा सरकार ध्यान देती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं इंडियन साइड के लोग, दे हैव अ काइंड ऑफ पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट सो दैट कि मधेसी लोगों के इंटरेस्ट का इंडिया ध्यान रख पाए। अभी हुआ क्या कि नेपाल ने सितंबर 2015 में अपना नया संविधान बनाया। उस संविधान के हिसाब से पहाड़ीज पीपल वेयर गिवन मोर पावर। भले इनकी जनसंख्या कम है, बट जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, इट गेव एडवांटेज टू पहाड़ी पीपल। और इसी कारण से इंडिया के अंदर भी थोड़ा डिस्क्वाइट स्टार्ट हुआ कि भाई मधेसी लोगों के इंटरेस्ट को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। मधेसीज आर बीइंग डिक्लाइंड एज ए सेकंड क्लास सिटीजन इन नेपाल। और इंडिया ने ये इशू फिर रेज कर दिया नेपाली सरकार के साथ कि आप लोग मधेसी लोगों के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और नेपाल ने इस पूरे मुद्दे को, कि इंडिया ने जो इशू रेज किया कि मधेसीज इंटरेस्ट के साथ नेपाल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, नेपाल ने इस पूरे मुद्दे को इस तरह से देखा कि इंडिया इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल। और तभी से नेपाल ने एक बैलेंसिंग अप्रोच लेना शुरू कर दिया। वो अपने आप को इंडिया से दूर करना शुरू कर दिया, उसने चाइना से प्रॉक्सिमिटी डेवलप करनी शुरू कर दी। एंड दिस इज हाउ नेपाल इज ट्राइंग टू बैलेंस इटसेल्फ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अदरवाइज
नेपाल वॉज वेरी मच इंटीग्रेटेड विथ इंडिया, मे बी कल्चर, मे बी इकोनॉमी, इट वॉज वेरी मच इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। लेकिन इस इशू के बाद से नेपाल को लगा कि अरे ये तो हमारे पॉलिटिकल मुद्दे में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे संविधान में भी इंटरफेयर कर रहे हैं। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड टू बैलेंस देमसेल्फ विथ इंडिया एंड चाइना। और 2015 के बाद से आप देखें तो नेपाल का अप्रोच बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इट हैज़ बिकम वेरी मच अग्रेसिव इन मेनी एरियाज़। फॉर एग्जांपल अगर काला पानी डिस्प्यूट की बात की जाए, ये देखिए काला पानी छोटा सा टेरिटरी है जो इंडियन साइड के उत्तराखंड और नेपाल के बीच में टेरिटरी है। टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये थोड़ा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इट इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडिया बट दिस टेरिटरी इज़ डिस्प्यूटेड अभी। और इसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव एस्टैब्लिश सेवरल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में चर्चा हो रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके बाद से नेपाल ने इस काला पानी इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया इसको फोर्सफुली एक्वायर करके बैठा है। नेपाल हैज़ बिन ट्राइंग टू इक्वेट काला पानी विथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑफ, जिस तरह से हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और है भी कि पाकिस्तान ने फोर्सफुली इलीगल तरीके से उसको कब्जा किया है। नेपाल काला पानी को वैसे ही दिखाने की कोशिश करता, तो नेपाल इंडिया की इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है सिंस 2015 बाय यूजिंग दिस काला पानी इशू। उसके अलावा कई सारे उसने MOU ट्रेड से रिलेटेड, सिक्योरिटी या कनेक्टिविटी से रिलेटेड चाइना के साथ साइन कर दिए। चाइना ने हाल फिलहाल में उनके 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिवाइव करने की स्ट्रक्चर रिवाइव करने की पॉलिसी लेकर के आए हैं चाइना। जो 2 स्ट्रक्चर जो ख़राब हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे कुछ हद तक आफ्टर द अर्थक्वेक इन 2015। तो ये देखिए काठमांडू दरबार एक रिलीजियस साइट है नेपाल के अंदर और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें क्रैक्स पड़ गए थे 2015 के अर्थक्वेक के बाद। चाइना जो है इसको वापस से रिवाइव कर रहा है इस बिल्डिंग को। तो these are some examples to prove कि how China has been becoming, how Nepal has been becoming pro China और China tilt, और इंडिया उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तब से। तो 2015 में थोड़ी बहुत गलती हुई है शायद से हमसे, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद भी कुछ मुद्दे हुए हैं नेपाल के अंदर, हमने कुछ हद तक वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया था सप्लाई का, एसेंशियल इक्विपमेंट्स का सप्लाई, एसेंशियल एम्यूनिटीज़ का सप्लाई कुछ हद तक ब्लॉक हो गया था। और उसके बाद से नेपाल जो है इंडिया को एक ऐसे देश की तरह देखने लगा है जो बुली करता है नेपाल को, जो चाहता है कि नेपाल हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो 2015 में जो ओवरऑल मैनेजमेंट था इंडिया नेपाल रिलेशंस, उसमें कुछ गलतियां थीं जिस कारण से नेपाल हमसे थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, तो अब उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक करने के दौरान ही नाउ वी आर कमिंग अप विथ मेनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन नेपाल इन ऑर्डर टू बैलेंस चाइना। तो जो चाइना कर रहा है हम लोग वो भी कर रहे हैं, चलिए हम भी वहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे। और उसी दरमियान फिर ये करंट न्यूज़ है कि इंडिया इज डिसाइडेड टू कम अप विथ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एंड लाइब्रेरी इन नेपाल। सो अगर कभी भी इंडिया नेपाल रिलेशंस पे सवाल आ जाए तो करंट इशूज़ में बता करके आप ये लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ कमिंग अप विद दिस। उसके अलावा और भी कई सारे इनिशिएटिव्स ला चुका है इंडिया। एग्जाम से पहले मैं सबको एक जगह कंपाइल करके दे दूंगा इंडिया नेपाल रिलेशंस में करंट इनिशिएटिव्स। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया लॉन्च्ड UPI इन नेपाल टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो इंडिया के बाहर UPI लॉन्च करने वाला नेपाल एक पहला देश बन चुका है, ट्रस्ट डन बाय इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने थोड़ा बहुत हिंट्स भी दे दिया है इसके मदद पे, इस हिंट्स के हेल्प से आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स इन गुवाहाटी। एयर क्वालिटी इंडेक्स इन गुवाहाटी स्लिप्स टू very poor category, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues perspective. It is also important from GS paper 3 environment perspective. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को डेवलप किया गया है विथ दीज पॉल्यूटेंट्स। यू सी पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लीड। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैसा है कि अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन हमारे शहर में कितना है उसको मेजर किया जाता है और कितना वो परमिटेड हो सकता है उसकी रेंज भी बताई गई है। तो पार्टिकुलेट मैटर 10 उसकी 0 to 50 रेंज हो तो उसको कहा जाता है गुड। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रेंज हो 0 to 30 तो उसको कहा जाता है गुड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 0 to 40 तो उसको कहा जाता है गुड। तो इस तरीके से करके 8 जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी क्या डिजायर्ड रेंज होनी चाहिए, उनकी कंसंट्रेशन की हमारे शहर के अंदर के एयर में वो रेंज दी गई है। अगर इस रेंज में होगा तो उसको कहा जाता है गुड, और गुड एयर क्वालिटी हो तो उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो पर्टिकुलेट मैटर 10 के लिए 0 to 50, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए 0 to 30, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए 0 to 40। तो ये है अलग अलग रेंज कंसंट्रेशन का। और ओवरऑल गुड क्वालिटी के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम का स्केल डेवलप किया गया है, जिसमें अगर ओवरऑल एयर को स्केलिंग दी गई है, तो ओवरऑल एयर का अगर स्कोर है, ओवरऑल एयर की क्वालिटी का अगर स्कोर है 0 to 50, तो उसको कहा जाएगा गुड। अगर 51 to 100 है तो उसको कहा जाएगा सेटिस्फैक्ट्री। तो आई होप आप ये मुद्दा समझ रहे हैं। देखिए, अलग अलग एयर की अलग अलग कंसंट्रेशन, राइट। ओवरऑल एयर की क्वालिटी के ऊपर उस शहर के एयर को रैंक दिया गया है, स्कोर दिया गया है। तो स्कोर 0 to 50 के बीच में तो उसको कहा जाएगा गुड, और रिप्रेजेंट करने के लिए कलर होगा ग्रीन। फिर 51 to 100 तो सेटिस्फैक्ट्री, और कलर होगा इस तरह का लाइट ग्रीन। 100 to 200 तो मॉडरेट, उसको कहा जाएगा कलर इस तरीके का येलो। अब आपने देख रखा होगा, आप हमारे गुवाहाटी शहर में भी अलग अलग इस तरह का जगहों पे इस तरह का एक डिजिटल बोर्ड रहता है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने लगा हुआ है, जहाँ पे इस तरह का बोर्ड में हर तरह का एयर पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन, उस पर्टिकुलर तरह के एयर पॉल्यूशन में क्या स्कोर है हमारे शहर का, और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे शहर का क्या स्कोर है, वो प्रोजेक्ट किया जाता है। तो दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। तो एक सीधा सीधा आप कलर देख लीजिए अपने शहर का, और उससे आप समझ जाइए कि हमारी एयर क्वालिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है या क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है, क्या है। अगर हाल फिलहाल में बात की जाए तो गुवाहाटी शहर, ये आर्टिकल ही कह रहा है कि गुवाहाटी शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इट हैज़ स्लिप्ड टू दिस वेरी पुअर क्वालिटी। क्योंकि आप देखिए हमारा स्कोर पिछले कुछ दिनों में 308 से 310 के बीच में, और 300 से लेकर के 400 के बीच में अगर स्कोर हो एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी पुअर क्वालिटी। और हमारा गुवाहाटी शहर में जो स्कोर है या कैटेगरी है वो इस कलर में और वेरी पुअर कैटेगरी में जा चुका है। कारण क्या हो सकते हैं? कारण बहुत सारे हैं, नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। देखो, बरसात से पहले वाला सीज़न में, जैसे अभी वाला सीज़न, उसमें हवा ड्राई होती है, और ड्राई हवा जो है ना, वो डस्ट बहुत ज़्यादा अपने आप से लेकर के घूमती है फ्रॉम द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा के आसपास में डस्ट फैला हुआ है, और हवा जो है वो ड्राई हवा है, तो डस्ट हवा में मिक्स हो रहा है। जैसे ही बरसात का टाइम आएगा ये डस्ट सेटल हो जाएंगे। मैन मेड फैक्टर भी है। लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे लॉकडाउन जब ख़त्म हुए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ फुल पेस में पिकअप कर चुका है, और बहुत सारे ऐसे जो स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, वो फुल पेस में आ चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का एक स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाएं तो इस तरीके से आप कपड़ों से उसको कवर करके बिल्डिंग बनाएं, ताकि डस्ट जो है वो हवा में मिले नहीं। लेकिन आप गुवाहाटी में ऐसा रेयरली देखते होंगे कि ये स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं। सो नेचुरल फैक्टर भी है, कुछ मैन मेड फैक्टर भी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पिकअप कर रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पिकअप कर रही है विदाउट फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, तो ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी एयर पॉल्यूशन की। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ agreement? The objective of monetary policy framework agreement is to maintain the growth while keeping in mind the objective of price stability. This is wrong. Objective was to focus on प्राइस स्टेबिलिटी एंड देन हो सके तो कुछ हद तक ग्रोथ. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय आरबीआई डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल. सो दिस इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. राइट. दूसरा होगा वेटेज ऑफ सीपीआई इज हायर दैन वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर than that is in WPI. This is right. WPI does not include changes in price of services. This is also right. So the correct answer will be option C. मैंने यहाँ पे मार्क करके नहीं दिया, इसको मैं मार्क करके दे दूंगा. इसका आंसर होगा B, इसका होगा C. That's all from our side for today. Thanks for watching.